मगर ऐसा इतना। पाउलो फ्रेरे पैदाइश उनकी 1921 से वफात 1997, एक पुर्तगाली माहिर तालीम थे ये। और ब्राजील में उनकी पैदाइश हुई थी और तालीम हासिल करके वो वकील बन गए थे। बाद में उनका नाम एक मिसाली मौलिम और मुफक्किर के तौर पे लिया जाने लगा। उन्होंने 1966 में एक किताब जिसका नाम था एजुकेशन एज द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम लिखी, जो एक पुर्तगाली जुबान में थी। बाद में उसको फ्रांसीसी जुबान में तर्जुमा किया गया और अंग्रेजी जुबानों में भी हुआ। पावलो ने समाजी नाइंसाफी पर आवाज उठाई। उन्होंने थियरी ऑफ ह्यूमन नेचर नामी एक किताब रखी जिसमें एक खास तबके को हुकूमत का इख्तियार न होने की बात कही। समाज में नाइंसाफी को बर्दाश्त करने पर वो उसे कल्चर ऑफ साइलेंस इस तरह से, यानी खामोशी की तहजीब का नाम उन्होंने दिया। नाइंसाफी को बर्दाश्त करने पर समाज में कि कल्चर ऑफ साइलेंस, कि इनका कल्चर क्या है, तहजीब क्या है, साइलेंस, खामोशी रहने की। जैसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जुल्म को भी सहना जो है तो वो भी जुल्म है, मतलब जुल्म को सहना भी जुल्म में आता है, करने में खुद पर। तो उस हिसाब से कि साइलेंस, कल्चर ऑफ साइलेंस का नाम दिया उन्होंने। और उन्होंने तालीम के इस नजरिए की मुखालिफत की जिसमें स्कूल को एक बैंक समझा जाता है और बच्चे बचत खाते की तरह होती है और असातिज़ा उन्हें तदरीस से भरते जाते हैं। इस तरह बच्चों में गौर व फिक्री सलाहियत, अमल और तख्लीकियत यानी कि क्रिएटिविटी का जज्बा मान तो बढ़ जाता है। पावलो के मुताबिक तालीम क्या है? तुलबा में सवाल करने की सलाहियत और जमहूरी तर्ज अमल पर गौर व फिक्र करने की आदत पैदा होना, बामानी मुताल्ला करने की सलाहियत को फरोग देना। उसूल इल्म एक समाजी अमल है और इसका एहसास पैदा करना। उसूल तालीम के साथ बच्चों को तुलबा को मामलाती तालीम भी दी जाए। बच्चों में नाकदाना या तशखीसी गौर व फिक्र करने की आदत डाली जाए। उसी तरह से क्या है कि पावलो ने आमोदिश की उसूल भी मुरत्तिब किए। सीखना एक ऐसा मुसलसिल अमल है जिसमें इल्म को पहले पेश किया जाता है और उसे समझा जाना है, फिर इस पर बहस करके तलबा में मुंतकिल किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। पावलो के आमोदिशी उसूल क्या है कि तलबा खुद इल्म की तश्कील करे। उस उस्ताद स्कूल में सीखने के लिए फितरी माहौल को पैदा करे। उस्ताद में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि तलबा उससे कुछ सीख सके। आमोदिशी निज़ाम में इस तरह से हो कि हर बच्चा इनफरादी तौर पर तजुर्बा हासिल कर सके और बच्चे का मुताल्ला इस कदर बेहतर हो कि वो अदीब के ख्यालात से अपना रिश्ता बना ले डायरेक्ट। कमरे जमात में तालीमी वसाइल मुहैया किए जाएं। श्री ओ बंद श्री औरोबिंदो क्या है ये? श्री औरोबिंदो की पैदाइश कलकत्ते में हुई और तालीम इंग्लैंड में हुई। वो एक बेहतर अंदाज में शऊर को पेश करने वाले और मुहिम जो के तौर पर मशहूर है। उन्होंने इर्तिखा पर भी अपना नजरिया पेश किया। उन्होंने बहुत सारी जुबानें सीखी है। और इससे पहले हम ये देखेंगे कि जो पावलो थे, तो पावलो ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? कुत्ते पर। तो उन्होंने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने ये बताया था कि मिसाल के तौर पे जैसे कि कोई भी चीज, यानी कि एक स्टिमुलस का कॉन्सेप्ट रखा था, एक अनकंडीशन और एक कंडीशनिंग वाला स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? मतलब किसी चीज पर भी आप जो रद्द अमल करते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए कि आप अगर एक कुत्ते पर, उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने जब कुत्ते को कोई फूड देते हैं, डॉग फूड, तो डॉग फूड देने से पहले क्या होता है कि उनकी राल निकलती है। तो उन्होंने क्या किया, एक राल निकल जैसे ही राल निकलती है तो उससे ये मालूम होता है कि उसको समझ में आ जाता है कि मतलब ये खाना दिया जा रहा है इस तरह से। अब उसने बाद में, उनका एक असिस्टेंट था, उसके थ्रू वो खाना लाने को कहा गया। तो जैसे उसके पैर की आवाज आती थी या जैसे ही आता है, या फिर इंसान भी अगर कोई कुत्ते को खाना खिलाते रहता है तो जैसे ही वो दिख गया बाहर तो कुत्ता दुम हिलाते रहता है और उसको लगता है कि अभी ये खाना देगा इस तरह से। या बकरियों की भी अगर मिसाल ली जाए तो बकरियां भी क्या करते हैं, चारा देने के लिए जब उसको मालिक हमेशा चारा देता है तो दूसरे आने पर इतना रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे ही मालिक आ जाए तो वो थोड़ा सा उनको लगता है कि अब ये चारा देने वाला है। तो एक स्टिमुलस मतलब क्या है? अनकंडीशन। अनकंडीशन स्टिमुलस ऐसा होता है कि जो, जैसे कि आपको पता है कि मतलब आपने वो चीज खाई हुई होती है, उसका टेस्ट आपको पता है, तो उसका आपको क्या होता है कि एक मुंह में पानी आ जाना या फिर खाने के इच्छा जैसे कि आ जाना, तो वो चीज आ जाती है, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस में आता है। और कंडीशनल स्टिमुलस में क्या होता है फिर? कंडीशन। कंडीशन मतलब ये होती है कि कोई चीज की कंडीशन होना, कंडीशनिंग, कि वो कंडीशन के बाद ही ला पाना। तो ये अनकंडीशनल स्टिमुलस इसलिए कहा गया क्योंकि उसका टेस्ट हमें पता होता है इसलिए। और जिस चीज का कुछ हमें पता नहीं है, यानी कि सपोज कीजिए कि अगर कचरे की गाड़ी का घंटी बजती है, कि उसका एक उन्होंने क्या बनाया, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने थीम बजाया है कि कचरा गाड़ी आई और कचरा टाका, गीला सूखा का कचरा अलग, उन्होंने एक उसको म्यूजिक की किस्म दी। तो उससे एक इंसान को स्टिमुलस ये होता है, अब उसमें खाने पीने का, तो जैसे ही वो वॉइस बजेंगी तो उसकी जैसे धुन बजेंगी तो इंसान के दिमाग में आ जाएंगे कि कचरे की गाड़ी आई, इस तरह से। उसी तरह से अगर कोई ऐसे भी होते हैं जैसे कि कोई म्यूजिक जोड़ा जाता है, कोई यानी कि कुल्फी वाला है, कोई चीज है,
अगर वो म्यूजिक के साथ आता है तो ऐसा लगता है कि उसी की आवाज है। जैसे कि मिसाल के तौर पे कभी कभार ऐसा होता है कि इफ्तार में रोजा खोलने के लिए सब बैठे हैं, और दूर से कोई जो है तो हॉर्न बजाते हुए आ रहा है, सामने वाले को लगा कि सायरन बज गया, 5 मिनट पहले उसको लगा कि सायरन बज गया है, इस तरह से। तो ये चीज क्या होती है, जैसे कि इंटरवल हो जाता है स्कूल, इंटरवल होने पर जैसे ही बच्चों को रिंग जो है तो उसकी घंटी जो होती है वो इस तरह से कंटिन्यूअस बजती है कि डायरेक्टली उसको भूख लग जाती है डायरेक्टली। तो ये रिस्पॉन्स उसने क्या किया कि वो घंटी बजाकर वो कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट किया कि वो हर खाना देने से पहले वो क्या करता था कि घंटी को बजाता था। घंटी बजाने पर वो कुत्ता खाना खाता था। तो उसने क्या किया, पहले जब घंटी बजाया बिना खाना देने के तो कुत्ते ने कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उससे उसका कोई रिश्ता ही नहीं था। लेकिन जब घंटी को पहले बजाया और हर बार खाना दिया उसी के बाद फौरन, तो फिर कुत्तों को ये समझ में आया कि घंटी का रिलेशन है खाने से। तो अब जब घंटी बजती तो वो अट्रैक्ट हो जाते, उनकी राल निकलने लगती, तो अनकंडीशनल फॉर्मेटिंग में स्टिमुलस में वो बैठ गए। और इस तरह से फिर वो यानी कुत्तों पर ये इसका एक्सपेरिमेंट इस तरह से था। उससे ये समझ में आता है कि जो कोई भी चीज को, कोई धुन को अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ ऐसे जोड़ा जा सकता है, उसका कोई ताल्लुक रखता है इस तरह से। तो ये पावलोव का एक्सपेरिमेंट था। और चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन थे? कोलबर्ग से याद रखना है, कोलर। कोलर, और ये कूलर से भी याद रख सकते हैं। पावलो जो है तो पाव से वैसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुत्ते को हमेशा पाव खिलाते हैं वैसे, तो उससे याद रखना है आपको, याद रखना है निमोनिक। वैसे तो इनकी तौहीन होंगी हो, दूसरों को नहीं बताना उर्दू मीडियम वालों ने। तो ये हो गया कोलर जो है। तो कोलबर्ग से भी याद रख सकते हैं कोलर, ये कूलर से। तो कूलर जो है, तो कूलर ने क्या किया कि चिंपैंजी पर जो है तो एक्सपेरिमेंट किया। अब उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने क्या किया कि एक ऐसे मुकाम पर टांग दिया केले का, एक मतलब आइलैंड वगैरह पर जाने के बाद, कि उस तक वो चिंपैंजी पहुंच ना पाए। मतलब उसकी, जैसे कि वैसे तो आप बोलेंगे चिंपैंजी तो उछल कूद कर सकता है, या फिर उसको सोर्सेस नहीं थे इतने, मतलब दीवारें हो गई या जो भी चीजें, हाँ, अलग अलग, जैसे एक्सपेरिमेंट लैब बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो। मेन मकसद ये याद रखना है कि चिंपैंजी के पास उतना ऊंचाई से वो कूद नहीं पा रहा था जहाँ तक वो केले तक पहुंच पाए। और उसके पास में 2 बॉक्सेस रखे हुए थे और एक स्टिक साथ में, कि क्या वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है या नहीं देखने के लिए। तो फिर उसने क्या किया, चिंपैंजी ने पहले तो वो मतलब उसका मोटिवेशन क्या था, कुत्ते का भी क्या था कि मतलब जो भी उसका फूड था वो खाने के लिए वो रिएक्ट हो रहा था। अब चिंपैंजी क्या था कि मतलब उसका फेवरेट डिश क्या है, फूड, बनाना जो। तो बनाना के ऊपर उसने अट्रैक्ट हो रहा था, तो इस वजह से उसने क्या किया कि बनाना तो उसको पाना था। तो अब वो कोशिश करने लगा छलांग, तो उसको वहां पर डिब्बा दिखा, डिब्बा को उसने उठाया और नीचे रखकर वो वहां तक पहुंचने की कोशिश किया, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाया। फिर उसने दूसरा डिब्बा रखकर उसके ऊपर उसको रखा और उसके ऊपर फिर खुद चढ़ गया, तो वहां तक पहुंच नहीं पाया। अब वहां पर एक स्टिक थी, तो चिंपैंजी ने एक स्टिक उठाया और फिर उसके ऊपर से वो वहां तक उसने केले तक वो पहुंच गया और उसको निकाल लिया इस तरह से। तो एक्सपेरिमेंट किस बेस पर था और इसका क्या मकसद था कि जब कोई मतलब जब सोर्सेस ना हो तो एक ही टाइम पे सोल्यूशन नहीं मिल पाता। कभी कभार क्या होता है कि टीईटी सीटेट आप देते रहते हैं, तो आपको क्या हुआ, पहले मर्तबे में ये मालूम पड़ा कि आपने वहां पर क्या गलती करके आए थे, आपको टाइम कम बचा। उसके लिए पहले मॉक टेस्ट की इसलिए पीवाईबी की पहले प्रैक्टिस करते रहना है। तो प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पर चूक रहे हैं, क्या आपके दिमाग में बैठ रहा है या नहीं, क्या आपने मिस कर दिया है, किसका मतलब आपने क्या समझा था। तो ये एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी चीज को आप, जैसे कि अगर गाड़ी हो गई, तो गाड़ी को आप डायरेक्टली ऐसे नहीं देखेंगे कि टायर से शुरू नहीं करेंगे, आपको सिर्फ लगेगा गाड़ी। जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं, जैसे कि कोई टीचर की गाड़ी होती है, किसी की भी गाड़ी, पड़ोस में कोई रहता है उसकी गाड़ी पर नजर पड़ती है, तो अक्सर इंसान पूरी गाड़ी देखता है कि हीरो होंडा की इस तरह से दिखने वाली गाड़ी है। उसने सीट बदल दिया तो पहचान में नहीं आ रही। किसी को कोई देखता है बुरखे में तो उसने हिजाब बदल लिया तो समझ रहा है कि वो दूसरे थे। इस तरह से मतलब ऐसी चीजें हो सकती है। तो उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलरली वो चीज से नहीं होता। तो इसमें क्या है कि सोल्यूशन तक जाने के लिए वो स्टेप बाय स्टेप में पहुंचता है। तो वो कौन सा था, पोलर का। और उसके बाद में एक एक्सपेरिमेंट जो था वो बिल्ली पर, वो किसने किया था, हॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट था बिल्ली के ऊपर। तो बिल्ली के एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था, अब इसने बिल्ली का फेवरेट डिश क्या है समझ लो, मछली है। मछली बहुत शौक से वो खाती है समझ लो। और तो उसने क्या किया कि उसको एक बॉक्स में मतलब डाल दिया बिल्ली को। अब कोई कहते हैं कि उसको बिल्कुल भी पैक था, पैक हो तो मतलब सांस लेने की भी जगह वहां से नहीं आ पा रही। तो ऐसा होना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक ऐसा था कि जहां से आसानी से ना निकला जाना। क्योंकि अगर बाहर अगर मछली है रखी हुई, तो उसको या तो वो देखेंगे और खुशबू दोनों स्मेल, क्योंकि अगर पूरा टाइटली फिक्स अगर हो तो उसको तो स्मेल भी नहीं आएगी और वो दम घुट कर मर सकती है। तो बिल्कुल भी पैक नहीं था वो बॉक्स। वो बॉक्स ऐसा था, एक पिंजरा टाइप था, उसमें बिल्ली को रख दिया गया जैसे कि तोते का पिंजरा होता है अलग अलग। अब क्या होता है कि उसको जो खोलने का एक वो होता है स्लाइडर,
तो वो स्लाइडर या फिर एक हुक वगैरह जो होगा, तो हुक क्या होता है वहां पर होता है, तोता उसको चोंच से खोलने की देखिए कभी कभार कोशिश भी करते रहते हैं इस तरह से। तो ऐसे में आप कोई भी जानवर को रख दो तो वो कोशिश से अपनी करते रहता है पिंजरे से निकलने की। तो वैसे क्या हुआ कि जब बिल्ली को उसमें रखा गया, तो बिल्ली को जब फिश की वजह से वो, उसको था कि पूरा टारगेट के फिश को खाना ही। अगर उसको वैसे रख देते हैं, कोई पालतू जानवर को हम रखते हैं, तो वो क्या करता है आराम से रहता है उसके अंदर ही। जैसे कि मिसाल के तौर पे तोता है, उसको अंदर ही सब चीजें मुहैया हो रही है, तो वहां पर भी रहने को तैयार रहता है। लेकिन अगर उसको बाहर आप रख रहे हैं, उसको खाना नहीं दे रहे, तो उसको क्या रखेगा कि वो फड़फड़ाने लगेगा, पिंजरे में इधर उधर कोशिश करने लगेंगे। तो वैसे बिल्ली ने किया, बिल्ली हाथ पांव मारने लगी और उस तरह से स्क्रैचेस करने लगी। लेकिन जो है तो वो निकल नहीं पा रही थी। फिर उसको हुक पर उसका हाथ पड़ा, या फिर उसने हुक के तरफ जब हाथ मारा, तो वो हुक से वो डोर ओपन हो गया और वो जाकर उसने फिश को खा लिया। तो अब उसको फिर से क्या किया गया, ये एक पीछे डाली गई थी, उसको फिर से उठाकर पिंजरे में डाल लिया गया, फिर वो रख दिया गया। थॉर्नडाइक क्या करना चाह रहे थे इसकी वजह से, वो ये देखना चाह रहे हैं कि रेट क्या जा रहा है, रेट ऑफ मतलब सोल्यूशन, कि सोल्यूशन तक कितने जल्दी वो पहुंच पा रही है। तो पहले सपोज कीजिए बिल्ली को आधा घंटा लगा, बाद में वो 20 मिनट हुए, फिर 15 मिनट, 10 मिनट, तो एक्यूरेसी क्या बड़ी बिल्ली की बढ़ गई। और बिल्ली को ये समझ में आ गया कि हुक पर आप जैसे ही हाथ मारोगे तो ये खुल जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो वो उस तरह से कंटिन्यूअस वो प्रोसेस करने के बाद अब आसानी से उसकी लेवल कम हो गई और वो सोल्यूशन तक आसानी से पहुंचने लगी। और इस तरह से उसने कॉन्टैक्ट ने ये रीजन पर पहुंचे कि कोई भी चीज जब रिवार्ड अगर आप रखते हैं, यानी कि एक्सट्रिंसिक रिवार्ड के तौर पर, जैसे उसके उसमें जो भी रिवार्ड के तौर पे हो या कुछ भी हो, लेकिन वो जानना चाह रहे थे कि जिस चीज को अगर इंसान को समझ में आ गया, किसी इंसान को या किसी जानदार को, कि उसका सोल्यूशन क्या है, तो उसकी तरफ आसानी से और आगे हो जाता है और उसको आसानी से फिर वो पढ़ता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे जिसको कुछ भी मालूम नहीं था, जैसे कि सीटेट का उसका हिमांशी कौन है, ये कौन है, कौन सी क्लासेस होती है, क्या नहीं होती, कैसे पढ़ना है, तो पहले तो मतलब अपना यानी कि एक्यूरेसी से देने की कोशिश करेंगे। पहले बोलेंगे कि हम खुद देते हैं, हम देखेंगे कि हम कर पा रहे हैं या नहीं। बीएड में हमको 99 है, बीएड में इतने हैं, तो ये तो छोटा मोटा एग्जाम होगा। तो पहले उसका नजरिया क्या होगा कि वो वैसे देगा, फिर उसको जब लगेगा कि अरे ये बहुत बहुत मतलब मजाक नहीं है ये तो बिल्कुल इसको सीरियसली पढ़ना है, तो फिर वो पढ़ेगा। फिर उसके अंदर उसके टेक्निक्स बढ़ते जाएंगे जितना वो सीखता रहेगा और मुसलसल कोशिश करेगा। तो ये इनके जो टेक्निक्स थे या फिर इनके थेरीज थे, उसके हिसाब से थे आमोदिशी उसूल, कि तलबा क्या करे, खुद इल्म की तश्कील कर सके। और उसी तरह से स्कूल में सीखने के लिए फिक्री माहौल पैदा होना चाहिए। इस तरह से तजुर्बे से ही हासिल कर सकता है, अदीब के ख्याल से रिश्ता बना रहे कमरे जमात में तालीमी वसाइल भी हो। जैसे कि अगर जो चिंपैंजी था, उसके पास अगर वसाइल नहीं रखे जा रहे जैसे कि बॉक्सेस और स्टिक, तो वो हो ही नहीं पाता था। मतलब तो एटलीस्ट आपको वसाइल तो भी मिलने चाहिए, एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पर आप बैठ कर समझ लो पीवाई की सॉल्व करें या फिर पढ़ते बैठे या फिर एक टाइम दे सके। ये चीज़ें वसाइल का होना भी इसलिए कमरे जमात में जरूरी इसलिए भी है इस तरह से। अब देखिए सर, यो बिंदु जो है, तो श्री औरबिंदो की पैदाइश कलकत्ते में हुई और तालीम इंग्लैंड में मुकम्मल हुई। वो एक बेहतर अंदाज में शौर को पेश करने वाले और मुहिम जो के तौर पर पेश मशहूर है। उन्होंने इर्तिका पर भी अपना नजरिया पेश किया। उन्होंने बहुत सारी जुबानें सीखी और उनका झुकाव रूहानियत की तरफ भी मायल हुआ। उन्होंने तालीम के मकसद को रूह की तरक्की का जरिया बताया। तालीम मुकम्मल होने तक वो 5 उसूलों पर मुहित थी, जैसे कि जिस्मानी, हयाती, दिमागी, नफ्सियाती और रूहानी आमाली। ये मराहल तालीम इंसान की शख्सी नशोनुमा के साथ दायमी तौर पर हमेशा के लिए मतलब कायम रहते हैं और एक दूसरे से तब्दील नहीं होते। इंसान की जिंदगी तक वो एक दूसरे की तकमील करते रहते हैं, मुकम्मल करते हैं। और बिंदु के मुताबिक हकीकत तालीम 3 चीजों पर मुनहसर होती है: आदमी, मुल्क या लोग, या आलिम इंसानियत। ये एक दूसरे से मरबूत यानी जुड़े हुए होते हैं और इस शख्स की इंफरादियत तरक्की में मुआविन होते हैं, जबकि समाजी और आलमी अखुवत रूहानी तरक्की का जरिया होती है। श्री अरबिंदो ने तदरीस के 3 उसूल बताए। पहला ये उसूल है कि बच्चों को कुछ भी ना सिखाया जाए, बल्कि मुअल्लिम को चाहिए कि बच्चों के सीखने में मदद करे और रहनुमाई करे। मुअल्लिम का काम किसी मालूमात को जबरदस्ती ठोसना नहीं है, बल्कि तजवीज पेश करना है। मुअल्लिम बच्चों के दिमागों की तरबियत के लिए बजाय उनके दिमाग को काबिल बनाने में मदद करे। इल्म को मुंतकिल करने के बजाय, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज की बजाय बच्चों को हुसूल इल्म यानी कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज की तरफ का तरीका बताएं। बच्चों में जो इल्म होता है उसे खुद तलाश करके इल्म का हुसूल करे, लेकिन इस वक्त तक उनकी मदद करनी चाहिए। तो उन्हें इस बात की तरफ रागिब करेगा कि इल्म कहाँ है और उसे किस तरह से हासिल किया जा सकता है। असातिज़ा अपने तौर पर ही अमल करना है। दूसरा उसूल यह है कि इंसान के नशोनुमा में दिमाग की बड़ी अहमियत होती है। सरपरस्तों और असातिज़ा की मर्जी और मंशा के मुताबिक बच्चों के ख्यालात को डालना और जरबकारी करने के जालिमाना तरीके से परहेज करना चाहिए। उनका ख्याल है कि इंसान का दिमाग एक पौधे की तरह होता है जो फितरत के लिहाज से वसी तर होता जाता है और तरक्की करता है।
उस असातिज़ा और सरपरस्तों की ज्यादती की वजह से बच्चों की फिक्र नशोनुमा नहीं होती। तीसरा उसूल तदरीस का यह है कि जिसमें करीब से दूर की जानिब, मालूम से नामालूम की तरफ, हमेशा ये आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, करीब से दूर और मालूम से नामालूम की तरफ तदरीस उसूल। तीसरा, इंसान की फितरत, इसकी रूह विरासत और माहौल से ढलती है और तरतीब पाती है। तालीम में माहौल को अहमियत दी जाए, क्योंकि इंसानी जिंदगी का खास ताल्लुक क्या है, माहौल से होता है। और बिंदु के मुताबिक बच्चों की तालीम इनके माहौल से होती है जो उनकी अपनी होती है, और उनके दिलों के करीब होती है, जो अपनायत का एहसास दिलाती है। श्री बिंदु के मुताबिक बच्चों की अखलाकी, जज्बाती और जहनी तरक्की एक दूसरे से मरबूत होती है, जुड़ी होती है, और उसे मजमूई तौर पर देखा जाए। और बिंदु इन तीनों को अलग तरह से तस्वुर करके खिलाफ थे। अगर तालीम में अखलाकियत और जज्बात ना हो तो बच्चों की सेहत के लिए मुजिर है, नुकसानदायक। उनका कहना है कि अखलाकी तालीम का निसाब तय करना उसकी तरबियत से आसान है। अखलाकियत को मजहबी तरीका और दरसी किताबों से नहीं सिखाया जा सकता, बल्कि अखलाक इंसान के अंदर होते हैं और बर्ताव से जाहिर होते हैं। इंसान अखलाकियत को आला दर्जे के लोगों की सोहबत, अच्छी जहनीत वाले और अच्छे जज्बात और अच्छी आदतों से हासिल होते हैं। तुलबा को बहुत सारे मौके फराहम करे ताकि उनमें अखलाक पैदा हो। और बिंदु इस बात के कायल थे कि बच्चों के एहसास को अहमियत दी जाए। असातिज़ों को चाहिए कि इस बात का ख्याल रखे, एहसास के जरिए ही हर किस्म का इल्म हासिल होता है। इल्म की वजह से गलत एहसास दूर किए जा सकते हैं, और तालीम के लिए किसी भी किस्म की कैद नहीं होनी चाहिए। और वो आलमी है, जिसमें माजी, हाल और मुस्तकबिल पनहा हो। किसी भी मुल्क का बच्चा, इसकी उम्र और उसके समाज का कुछ भी, वो कुल भी बच्चा था, आज भी है, और अपने मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर क्या है? 1861 से 1941 तक ये रहे। रविंद्रनाथ टैगोर एक फितरत पसंद शख्स थे। उनकी पैदाइश 1861 में कलकत्ते में, और उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त फितरत के करीब गुजारा। वो एक रस्मी मदरसे में दाखिल हुए, लेकिन उम्र के 14वें साल तालीम तर्क कर दी। उनकी बाकी मानदा तालीम घर ही में मुख्तलिफ लोगों के ट्यूशन के जरिए मुकम्मल हुई। उन्होंने पहलवानी, मौसीकी, मुसव्वरी में भी महारत हासिल की। वो एक अजीम इंसान थे और इंसानियत पर एतमाद रखते थे। उनकी तालीमी तारीख तदरीस इंसानियत और फितरत पर मुनहसर होती है। उन्होंने तालीम के मैदान में बहुत ज्यादा कारहाय नुमाया अंजाम दिए। वो बैक वक्त माहिर तालीम भी थे, दानिश्वर भी थे, सियासती बसीरत वाले मुजाहिद आज़ादी थे। उन्होंने आलमी सतह पर कौमी जज्बे को फरोग दिया। टैगोर अगरचे ज्यादा तालीम याफ्ता ना थे, लेकिन उनकी तालीम से दिलचस्पी, गहरे अफकार और वसी ख्यालात ने उनकी तालीमी फिक्र को एक फलसफा बना दिया। और उनके तालीमी नजरियात में फितरत का हुस्न और भारतीय फलसफा जम हो गया। तालीम से मुराद उनके नजदीक गैर यकीनी बंधनों से नजात। इनका कहना था कि रूह की मुकम्मल इस्लाह को तालीम का मकसद समझना चाहिए। वो तालीम को जिंदगी और जिंदगी को तालीम से ताबीर करते थे। तालीम से आदमी की मुकम्मल शख्सियत की आरइश पर टैगोर ने जोर दिया था। उनके तालीमी नजरियात पर रूसों का भी असर दिखाई देता है। टैगोर का फलसफा तालीम क्या था? तालीम का असल मकसद तलबा में जिंदगी गुजारने की मुकम्मल सलाहियत पैदा करना है। उनके नज़दीक सही तालीम सिर्फ मालूमात का हासिल कर लेना और उसे समझ लेना ही नहीं, बल्कि तलबा की जिस्मानी, ज़हनी, फिक्री और अखलाकी तरक्की का नाम भी है। ऐसी तालीम स्कूल की चार दीवारी के अंदर ही नहीं दी जा सकती, बल्कि फितरत की गोद में ही दी जा सकती है। वो तालीम के जरिए जज्बात, एहसास, जुबान और इफ्कार को जिंदगी से हम आहंग करना चाहते थे। उनका ख्याल था कि आदमी की माली जरूरत और दीगर जरूरियात तालीम के जरिए ही पूरी करनी चाहिए। उन्होंने अपनी तालीमी अफकारों और नजरियात में अखलाकी और शख्सियत साज तालीम पर जोर दिया है। तालीम के जरिए बैनुल अक़वामी अखुवत, बैनुल अक़वामी बरादरी और बैनुल अक़वामी खानदान के जज्बात को तक़वीत मिलनी चाहिए। स्कूली निज़ाम निसाब जो है तो जिंदगी से मरबूत होना चाहिए, जुड़ा हुआ। तो ये भी आता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल का करिकुलम आपके आउटसाइड लिविंग या फिर लाइफ से जुड़ा होना चाहिए। इसमें जुबान और अदीब, मादरी जुबान, गैर मुल्की जुबान, रियाजी, साइंस, समाजियत, मजहबियात, फलसफा और नफ्सियात वगैरह से मज़ामीन को शामिल करना चाहिए। इसी तरह मौसीकी, मुसव्वरी, ड्रामा, रक्स और फ़नून लतीफ़ा में भी स्कूली निसाब में शामिल होने चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर अमली तरीके तालीम को ज्यादा अहमियत देते थे। उन्होंने मजाकिरा, तजुर्बा और खेल के तरीके तालीम को पसंद किया। वो फितरत और फितरत की गोद में तालीम हासिल करने के हक में थे। जोग्राफिया को सयाहत के सहारे लिखना चाहते थे, सिखाना चाहते थे। जबरदस्ती लादी जाने वाली शाइस्ता रवि और तहजीब के वो बहुत ज्यादा मुखालिफ थे। जमात के नज्म नसूख में वो जबरदस्ती और जबर को पसंद नहीं करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर तालीम का असल मकसद जहनी आज़ादी करार देते थे। तालीम के जरिए तलबा में आज़ादाना गौर व खौज की सलाहियत पैदा होनी चाहिए। इल्म के मैदान में मर्द और जन की तफरीक को उन्होंने कभी पसंद नहीं किया। समाज के हर फर्द को तालीम हासिल करने के मौके मिलने चाहिए। तालीम निस्वा के लिए भी टैगोर अपनी तमाम जिंदगी कोशिश करते रहे। टैगोर की नज़र में मौलिम क्या है? उस्ताद तलबा के लिए हमेशा तहरीक दिलाने वाला होना चाहिए। वो हमेशा तलबा के ज़ौक़ को बढ़ाता रहे। तलबा के तई उसके दिल में मोहब्बत और अपनायत का जज्बा भी होना चाहिए। मोहल्ले में इल्म की जस्तजू होनी चाहिए। उस्ताद का तलबा का खैर ख्वाह होना चाहिए। इसमें तलबा को समझाने की सलाहियत भी होनी चाहिए। बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखे।
जालिम और जाबिर नहीं होना चाहिए, तुलबा में पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने वाला, वसीउन नजर हो, तुलबा का सच्चा दोस्त हो और रहनुमा हो। टैगोर की तालीमी खिदमात क्या है? शांति निकेतन। निकेतन जो है तो शांति निकेतन। कोलकाता की गुंजान आबादी और शोर शराबे से दूर बोलीपुर। इसमें क्या है कि टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन कायम किया। उस इदारे से टैगोर ने अपने अफकार को तश्कील दी और इसका तर्ज अमल कदीम आश्रम वाले तरीके से था। बोलपुर। हाँ, बोलपुर भी बोल सकते हैं उसको, बोली। तो टैगोर ने अपना नजरिए फितरत की गोद में फितरत तालीम के अमली नमूने में शांति निकेतन के जरिए पेश किया। उसमें इत्तेहाद, भाईचारे की इसार, हमदर्दी, मसावत की तालीम दी गई। सुबह मौसीकी से आगाज होता और शाम में इज्तिमाई दुआ भी होती थी। उसके बाद खेल खिलाए जाते, रात में ड्रामे, मौसीकी और रक्स की सरगर्मियां ली जाती, सोने से पहले दुआ होती और सब बच्चे सो जाते। शांति निकेतन में मादरी जुबान में तालीम का नज्म था। इसके अलावा से लिसानी फार्मूले पर भी अमल किया जाता था और इसके साथ साथ पेशा वाराना तालीम भी दी जाती थी, जैसे कि बागबानी, कशीदाकारी, बनाई बुनाई, सुतारी वगैरह। विश्व भारती क्या है? विश्व भारती 1921 में टैगोर ने यूनिवर्सिटी को कायम किया और उसमें मुख्तलिफ तहजीबों का संगम नजर आता है। इसमें आलमी तहजीब का दर्ज दिया जाता है। विश्व भारती का नारा है कि सारी दुनिया मेरा घर है। यहाँ रूहानियत पर भी तो खुसूसी तवज्जो दी जाती है। श्री निकेतन क्या है कि 1922 में सरल गांव में इसका कयाम अमल में आया। श्री के मानी दौलत के होते हैं, परवानी के। और भारत की ज्यादातर आबादी देहातों में रहती है और मुल्क की तरक्की का राज देहातों की तरक्की है। यहाँ पर मुख्तलिफ पेशों की तालीम दी जाती है। तो श्री निकेतन, दौलत तो फरावानी, इससे आप याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी रिवायती तालीम को पसंद नहीं करते थे, मतलब जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन है उसको नहीं पसंद करते थे। उनके नजदीक जिस्म, दिल और दिमाग और रूह के मुकम्मल नशोनुमा, उनकी खूबियों को उजागर करने का नाम तालीम होता है। सिर्फ ख्वानदगी यानी सिर्फ पढ़ लिखने का नाम तालीम नहीं है, उसके साथ शख्सियत साजी भी होनी चाहिए। गांधी जी ऐसे तालीमी इदारों की नफी करते हैं जो कि तलबा को महज किताब शनास बनाने का काम करते हैं। वही जानते थे कि बच्चे स्कूल से मुकम्मल इंसान बनकर निकले। मदारिस सिर्फ ख्वानदगी के मरकज ना रहे, बल्कि मुफीद दस्तकारी और पेशा वाराना तालीम भी वहां पर दी जानी चाहिए। वो तालीम को तरक्की पजीर समाज की जरूरतों और समाजी और मुआशी तब्दीली से बाहम मरबूत करना चाहते थे। गांधी जी ने तालीम के दो मकासद तजवीज किए थे, असरी मकासद और बुनियादी मकासद। असरी मतलब क्या है कि जो दुनियावी आता है कि किरदार साजी तालीम का अहम मकसद किरदार साजी में होता है। और क्या होता है कि किरदार अच्छे हो जाए तो फर्द की शख्सियत भी अच्छी हो जाती है। उसी तरह से हमा जहत तरक्की। हमा जहत तरक्की यानी कि तलबा की जिस्मानी, जहनी, नफ्सियाती, जज्बाती और रूहानी तरक्की में तालीम मदद करती है। तहजीबी और तमद्दुनी तालीम मतलब क्या है कि हमारे तहजीबी और तमद्दुनी विरसे की हिफाजत और उसे आइंदा आने वाले नस्ल तक पहुंचाने का काम तालीम होता है। तालीम बराए हुसूल माश। तालीम के साथ साथ पेशा वाराना तालीम भी जरूरी है ताकि इंसान तालीम के साथ साथ मुआश भी हासिल करे। बदमाश मतलब क्या होता है? खराब इंसान या खराब माल। और मौश मतलब क्या होता है? पैसा। तो पैसे में आता है मौश, मुआशी, मुआशियत, इस तरह से। हाँ। तो बुनियादी मकासद क्या होता है कि बुनियादी तालीम, समाजी जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना। तालीम के जरिए तलबा में ये एहसास पैदा करना कि इंसान और समाज में अटूट रिश्ता है, वो एक दूसरे की तरक्की पर मुनसिब होते हैं। रूहानी तरक्की क्या होती है कि आदमी की जिंदगी ख्वाहिशत और चंद मकासद से मरबूत होती है, जुड़ी हुई है। गांधी जी तालीम को इकदार से मरबूत करते थे। वो खुद रूहानियत के अलम्बदार थे और अपनी दुआ यानी प्रार्थना में तमाम मजाहिब की दुआ को शामिल करते थे। गांधी जी का नजरिए दर्स व तदरीस क्या है? गांधी जी अमली सरगर्मी के जरिए तालीम देना चाहते थे। उन्होंने तालीम में सरगर्मी को बहुत अहमियत दी है। वो लर्निंग बाय डूइंग के अमल से जरिए तालीम के उसूल को फौकियत देते थे। हैंड, हार्ट एंड हेड, 3H बताएं नजरिए। 3H फार्मूले के हिसाब से नजरिए के मुताबिक अमली सरगर्मियों, हवा से खमसा क्या होता है? उसके जरिए हासिल करदा तजुर्बात। कान, आँख, नाक जो सेंसरी ऑर्गन है उसके जरिए जहन नशीन हो जाते हैं। जाती तजुर्बों से हुसूल इल्म क्या है? कि छोटे बच्चे जिस कदर तजुर्बात करेंगे उनके इल्म में इजाफा होता जाएगा। तजुर्बात से हासिल शुदा इल्म देरपा होता है और दिलों में फौरी सख्त हो जाता है। मज़ामिन का बाहम रब्त क्या है? गांधी जी का ऐसे जैसे मज़ामिन को मरबूत करने के कायल थे। गांधी जी का नजरिए तालीम क्या है? गांधी जी जिस्म, रूह और जमीर की तरक्की को तालीम समझते थे। उनका कहना था लर्निंग एजुकेशन आई मीन डेवलपिंग ऑफ बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। निसाबी तालीम के बजाय वो अमली तालीम को फौकियत देते थे। 1937 में वर्धा में माहिरीन तालीम की कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने अपने तालीमी मंसूबे को पेश किया था। इसी में अमल मरकूज तालीम, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया गया था। वर्धा
तालीमी मनसूबे में बुनियादी तालीम और नई तालीम को शामिल किया गया। गांधी जी मादरी जबान में तालीम के कायल थे। अब उसके बाद हम चालू करने वाले हैं जहानत का तस्वुर और जहानत का नजरिया, कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटेलिजेंस।